युवाना ने तुरंत अपना सिर पीट लिया, उसे पहले ही पता था यही होने वाला था। वही बेचारी रोज, वो तो हैरानी और डर के मारे दरवाजे के पास ही कांपती हुई खड़ी हुई थी कि तभी बाहर से सभी बैंड मेंबर्स, मिस्टर रिचर्ड और साथ में वो अजनबी जिसके बुलाने पर सभी रुक गए थे, वो सभी लगभग भागते हुए वहां पहुंचे और कैबिन की हालत और माहौल देख वो सभी हैरान रह गए। हालांकि आर्य ने इतना तेज धक्का नहीं मारा था कि मिरेंडा इतनी बुरी तरह उड़कर दूर जाकर गिरती, पर क्योंकि जब से उन दोनों का पुनर्जन्म हुआ था तभी से नेचुरली उन दोनों के अंदर कुछ तो बहुत स्ट्रांग हो गया था। हाँ, अभी तक वो इस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाए थे, पर फिर भी दोनों ने ये फैसला लिया था कि वो इस बात का ध्यान अब और ज्यादा रखेंगे कि किसी बेकसूर को उनके ध्यान न देने पर ज्यादा न लग जाए। पर अभी गुस्से में आर्य ये बात बिल्कुल ही भूल चुकी थी, पर अब ध्यान में आने पर भी उसे कोई अफसोस नहीं था। वैसे भी जो हुआ वो मिरेंडा डेजर्वे करती थी, और बल्कि इससे भी ज्यादा दर्द और दुख वो अपनी जिंदगी में डेजर्वे करती थी। जितनों की जिंदगियां रोज को मिलाकर उसने बर्बाद की थी, उन सभी की ऐसी बदुआएं उसे लगी थी कि इस बार उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। जब सभी ने कैबिन की हालत देखी तो उन्हें युवाना कुछ शांत पर आंखों में बहुत गुस्सा और आर्य लगभग गुस्से से कांपती हुई दिख रही थी, जो अभी भी बहुत गुस्से से दर्द में मुंह बनाती मिरेंडा को ही घूरे जा रही थी। उसे देख साफ समझ आ रहा था कि कितनी मुश्किल से वो खुद के गुस्से को रोके खड़ी थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अब तक युवाना ने उसका एक हाथ कसकर पकड़ रखा था और साफ था कि युवाना नहीं चाहती थी कि अब आर्य कोई भी हरकत ना करे। इसीलिए वो भी अपने बॉस के ऑर्डर को मानने को मजबूर थी, वरना उसका बस चलता तो इस मिरेंडा का किस्सा वो आज ही हमेशा के लिए खत्म कर देती। और शायद युवाना भी उसकी दिल की इच्छा समझ गई थी, पर वो ये भी जानती थी कि ये न ही सही समय था और ना ही जगह, इसीलिए उसने तुरंत उसे रोका, क्योंकि वो यहाँ ऐसा सेवियर बनकर आई थी, ना कि किसी को बिना ज्यादा बड़ी वजह के ही जान से मारने। ये छोटा सा टॉपिक भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर सवाल उठा सकता था। तभी एक बड़ा आदमी जल्दी से आगे आया और जाकर उसने मिरेंडा को उठाया। उसे देखते ही मिरेंडा डैड डैड बोलकर उनके गले लगकर बुरी तरह रोने लगी। सच तो यही था कि उसे सच में बहुत बुरी तरह चोट लगी थी और दर्द भी बहुत हो रहा था, पर फिर भी वो लगा लगा कर रोना नहीं भूली और भी ज्यादा ड्रामे के साथ अपने पापा के सामने मासूम बन गई, जैसे किसी ने उसे बहुत बुल्ली किया हो। क्योंकि वो अच्छे से जानती थी अपने पापा को कैसे अपने ड्रामे पर विश्वास दिलाना होता है। उसके पापा भी बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में आ चुके थे अपनी लाडली एकलौती बेटी को यूं रोते देख। वही आर्य को यूं इतने गुस्से में देख, उसे गुस्से में कांपता देख जैक अंदर ही अंदर उसके लिए घबरा गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे जाकर आर्य को पूरी तरह से अपनी मजबूत बाहों के आगोश में ले लिया और उसकी पीठ और सिर को बड़े प्यार से सहलाने लगा। आर्य ने भी जैक को महसूस करके एक सुकून के साथ अपनी आंखों को बंद कर लिया और एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे अपने गुस्से को बाहर निकाल रही हो। अब वो जितनी बाहर से शांत लग रही थी उतनी ही अंदर से भी हो गई थी, और उसने भी बदले में जैक को हक कर ही लिया। वही एरिक ने युवाना को बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ देखा, जैसे बोल रहा हो, फिक्र मत करो, सब ठीक है, तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा, मुझे पता है, बस शांत रहो, इस मामले को मैं संभाल लूंगा। शायद हाँ, अभी युवाना को ऐसे ही किसी खास का उसके ऊपर ये अटूट विश्वास की ही जरूरत थी। इसी साथ की जरूरत थी जो उसे एरिक ने हमेशा की ही तरह इस बार भी दिखाया था। बस फर्क इस बार इतना ही था कि वो इस बार उसके विश्वास की कदर करेगी, ना कि नजरअंदाज जैसा उसने पहले किया था। वही कोई था जो अपनी जासूसी भरी आंखों से कभी एरिक तो कभी युवाना के एक्सप्रेशन को बड़े गौर से नोटिस कर रहे थे, और अब उनके होठों पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान भी थी। साथ ही वो एरिक को अब अपनी शरारत भरी आंखों से देखे जा रहे थे, जैसे अब उनके पास एरिक से अपना पुराना बदला लेने का तरीका मिल गया हो। ये थे एरिक के इकलौते और वन पीस डेड मिस्टर ओलिवर रिचर्ड थे। तभी सभी को मिरेंडा के डैड यानी कि थॉमस जैन की गुस्से में लगभग आर्य पर चिल्लाने की आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बेटी को इतनी बुरी तरह से मारने की? क्या तुम उसकी जान ही निकाल देना चाहती थी? याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना। उद्धरण चिन्ह। वो अभी गुस्से में इतना ही बोल पाए थे कि तभी अचानक से युवाना उनके और आर्य के बीच में आकर खड़ी हो गई और एक तक बिना किसी भी भाव के उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों में भी कोई खास इमोशन नहीं दिख रहे थे। मिस्टर जैन का सारा गुस्सा जैसे युवाना की एक ही नजर ने फूर कर दिया था। वो अब गुस्सा कम और नेर्वसनेस ज्यादा महसूस कर रहे थे, पर उन्होंने बहुत कोशिश की कि उस डर जैसी फीलिंग को वो अपने चेहरे पर दिखाई न देने दे।
आखिर युवाना का ऑरा था ही इतना बॉसी कि अगर उसने थोड़ी सी भी इंटेंसिटी और सीरियस भाव के साथ सामने वाले को देख लिया तो मजाल है जो सामने वाला फिर कुछ बोलने लायक भी रहे। आखिर युवाना का ऑरा था ही इतना बॉसी कि अगर उसने थोड़ी सी भी इंटेंसिटी और सीरियस भाव के साथ सामने वाले को देख लिया तो मजाल है जो सामने वाला फिर कुछ बोलने लायक भी रहे। पर फिर भी किसी तरह अपने डर को काबू में करके उन्होंने उसे छुपाने की पूरी कोशिश करते हुए थोड़ा तेज आवाज में युवाना के पीछे जैक की बहू मेकेड आर्य को देखते हुए बोले, ही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इतनी चोट पहुंचने की, तुमने बिना किसी बात के क्यों उसे हट किया, मुझे जवाब चाहिए अभी के अभी। तो इस पर आर्या भी जैक से अलग होकर युवाना के पास जाकर थोड़ा चिढ़ी हुई आवाज में बोली, मिस्टर जैन आपकी प्यारी बेटी ने बकवास की मेरे देश के लिए तो मैंने भी सिर्फ उसे उस बदतमीजी का जवाब दिया है। और आगे भी अगर बेवजह मेरे देश के लिए कुछ भी गलत किसी ने भी बोला तो मैं फिर खुद को इस लिमिट तक नहीं रोक सकती। उसका कहना या कहूँ कि धमकी साफ थी कि अगर किसी ने भी ये गलती दोबारा दोहराई तो उस इंसान के लिए सही नहीं होगा, बस बात खत्म, नो बकवास। वही जब मिरेंडा ने सुना कि आर्य सारी बात तो उस पर ही आ रही है तो वो गुस्से से जल्दी से आर्य को मारने के लिए आगे उस पर हाथ उठाने के इरादे से आई। पर कोई कुछ समझ पता कि इतने में युवाना ने आगे आकर मिरेंडा की कलाई पकड़ ली और तुरंत उसे मोड़ दिया हल्का सा। मगर वो चिल्लाई बहुत बुरी तरह से थी और वो भी इसीलिए क्योंकि उसे सच में काफी तेज दर्द हो रहा था। युवाना ने उसे अपनी लाल इमोशनलेस आंखों के साथ उसे वार्निंग लुक देते हुए बोली, डोंट इवन थिंक ऑफ इट, वरना मैं बोलना बहुत कम पसंद करती हूँ। वैसे भी ये सब शुरू तुमने ही किया था। और फिर वो मिस्टर जैन को घूरते हुए बोली, शायद तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि दूसरों से इज्जत की आशा तभी रखनी चाहिए जब आप खुद दूसरों की इज्जत करना जानते हो। पर शायद ये तुम्हें अभी तक किसी ने सिखाया नहीं, तो सुनो, मेरी सिस्टर को हर्ट किया तो तुम्हें भी सिर्फ मेरी तरफ से बदले में डर के सिवाय कुछ नहीं मिल सकता। इतना बोल वो सभी को खास करके मिस्टर रिचर्ड को घूरते हुए एक्सक्यूज मी बोलकर आर्य को वहां से लेकर चली गई। तो जैक भी तुरंत वहां से चला गया और बेचारा एरिक भी मरा जा रहा था अपने कपकेक के पास जाने के लिए, पर अफसोस कि उसके पूजनीय पिताजी वही खड़े उसे ही घूर रहे थे अपनी चील जैसी नजरों से, इसीलिए वो और ज्यादा नर्वस हो रहा था। तभी मिस्टर ओलिवर एरिक से बोले, जाओ अपनी बॉडीगार्ड के पास वरना चैन नहीं आएगा तुम्हें। इतना बोल वो उसे तिरछा मुस्कुराते हुए निकल गए वहां से और मिस्टर रिचर्ड के पास जाकर कुछ सीरियस बात करने लगे। वही मिस्टर रिचर्ड के इशारे पर मिस्टर जैन वहां से मिरेंडा को खिंचकर लेकर चले गए। उन्हें भी अपनी बेटी की गलती जानकर उस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उन्होंने तो पहले ही उसे वॉर्न किया था मगर उसने सुनी नहीं। वही अपने डैड की बात सुनकर एरिक दो पल तो उन्हें हैरानी से देखता रह गया, मगर फिर उसके चेहरे पर कुछ सोच अपने आप ही बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो तुरंत भागकर अपनी टोली के पास चला गया क्योंकि बाकी टीम मेंबर्स भी पहले ही जा चुके थे। उन्हें मिस्टर रिचर्ड ने इशारा जो कर दिया था। वही युवाना आर्य को कैबिन से थोड़े दूर बने एक सिटिंग काउच पर बिठा दिया और खड़े हुए ही उसे गले लगा लिया। आर्य ने अभी अपना चेहरा युवाना के पेट से बिल्कुल सटा रखा था। उसका चेहरा ढंग से दिख नहीं रहा था। युवाना भी उसके बालों और पीठ को प्यार से सहलाए जा रही थी। वैसे तो अभी आर्य को अपनी बॉस से डांट पड़नी चाहिए थी क्योंकि उसने आज अपना सेल्फ कंट्रोल जो इतनी जल्दी लूज कर दिया था। मगर वो ये भी जानती थी कि अगर उसने अभी उसे कुछ भी कहा तो वो यही रोने लगेगी जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। और वैसे भी ये दिन उन दोनों के ही पेम्पेरिंग डेज थे तो आर्य को अभी उसी का फायदा मिल रहा था। तभी पीछे से जैक और बाकी सभी भी आ गए, पर आर्य को ऐसे बैठे देख सभी के चेहरों पर परेशानी आ गई। क्योंकि आर्य थोड़ा थोड़ा हिल रही थी जैसे कोई इंसान रोते वक्त हिलता है, पर दरअसल बात ये थी कि वो तो भी जो कुछ भी हुआ था और जैसे उसने मिरेंडा को सबक सिखाया था तो उसे अब यही सब सोचकर हंसी आ रही थी। उसे बड़ा मजा आया था इतने दिन बाद किसी पर हाथ साफ करके। इसीलिए जैक बेचारा तुरंत इनके पास आया और युवाना से वैसे ही परेशानी भरी आवाज में पूछा, ये रो रही है क्या? रो क्यों रही है ये? तुम आया को चुप क्यों नहीं करा रही? उसने आते ही जैसे सवालों की झड़ी सी लगा दी थी युवाना के ऊपर। तो वही युवाना के साथ साथ वहां उसके इतने इम्पेशेंट बिहेवियर को देखकर बाकी सभी भी हैरान रह गए। वही जैक को अपने लिए यूं परेशान देखकर ना चाहते हुए भी आर्य को बहुत मजा आ रहा था। इसीलिए उससे उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वैसे भी उन सभी के सामने से तभी मिस्टर जैन भी मिरेंडा को लेकर जा रहे थे।
और मिरेंडा भी तब गुस्से से उबलते हुए और नफरत में अपनी लाल आंखों से युवाना और आर्य घूर रही थी। तो खासकर उसे दिखाने के लिए वो एकदम से युवाना से अलग होकर जल्दी से जैक के गले लगकर खुलकर हंसते हुए तिरछी नजरों से मिरेंडा को घूरते हुए सभी से बहुत एक्सटेडले बोली, तुम्हें पता है मैंने अभी बाहर आकर देखा तो मेरी एक इसरो की दोस्त का मैसेज आया हुआ था कि चंद्रयान यात्रा मिशन सक्सेसफुल रहा और हमने इसी के चलते लाइव स्ट्रीमिंग करके भी एक नया सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ आवर साइंटिस्ट कि उन्होंने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। जो वो चाहती थी वही हुआ। अब मिरेंडा के चेहरे पर गुस्से नफरत के साथ जलन भी देखी जा सकती थी। एक तो जिसे वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी उससे तो उसके पापा भी डर रहे थे और ऊपर से उन दोनों को एरिक और जैक के यूं करीब देखकर भी। क्योंकि आर्य की तरह ही ये खबर सुनकर एरिक ने भी खुशी से युवाना को गले से लगा लिया था। आखिर जो आपकी खुशी में खुश हो या कहो कि आपसे भी ज्यादा खुश हो वही तो सच्चा दोस्त होता है। जो वो चाहती थी वही हुआ। अब मिरेंडा के चेहरे पर गुस्से नफरत के साथ जलन भी देखी जा सकती थी। एक तो जिसे वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी उससे तो उसके पापा भी डर रहे थे और ऊपर से उन दोनों को एरिक और जैक के यूं करीब देखकर भी। क्योंकि आर्य की तरह ही ये खबर सुनकर एरिक ने भी खुशी से युवाना को गले से लगा लिया था। आखिर जो आपकी खुशी में खुश हो या कहो कि आपसे भी ज्यादा खुश हो वही तो सच्चा दोस्त होता है। वहां सभी ने खुशी से युवाना और आर्य को गले लगाकर बधाइयां दी। वही मिरेंडा भी अब तक जा चुकी थी पर अब उसे अपने पापा को इतने गुस्से में देखकर बहुत डर लग रहा था खुद के लिए। मिरेंडा के साथ ही बाकी के ऑफिस स्टाफ भी उन सभी को कांच की दीवारों के उस पार से देख रहे थे। हल्की उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था पर उसके साथ ही सभी के मनों में अलग अलग बातें चल रही थी। जैसे कुछ आर्य के जैक को इतने हक से गले लगाने से ना खुश थी तो कुछ बाकी सभी के आगे बढ़कर यूं उन दोनों को गले लगाने से खुश नहीं थी। खास करके एरिक के युवाना को सामने से गले लगाने से तो सभी लड़कियों के सीने पर तो जैसे सांप ही लौट गए थे। वही थोड़ी देर बाद मिस्टर ओलिवर के बुलाने पर सभी वापस से ऑफिस कैबिन में लौट आए थे। सबसे पहले मिस्टर रिचर्ड ने शर्मिंदा होते हुए युवाना और आर्य से माफी मांगी तो उन दोनों ने ही बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए बात को खत्म कर दिया इस शर्त पर कि दोबारा ये गलती दोहराई ना जाए किसी और के मुंह से। और फिर सभी की सिक्योरिटी के पर कुछ चर्चाएं हुई तो नतीजे में मिस्टर रिचर्ड स्ट्रिक्टली अपनी बात पर अटल रहते हुए बोले, ना नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम इतना बड़ा रिस्क फिर से कैसे ले सकते हैं गाइस। मैं ऐसी कोई भी परमिशन नहीं देने वाला कि दोबारा से तुम लोगों को खुलेआम घूमने दो, कहीं भी जाने दो। वही सभी टीम मेंबर्स के मुंह उतर गए खास करके प्रेम एरिक के। वो सभी कितनी देर से अपने खड़ूस सर को उन्हें आसपास के फैमिली फंक्शन और खुद के लिए साथ में घूमने जाने के लिए परमिशन लेने की कोशिश कर रहे थे पर मजाल है जो मिस्टर रिचर्ड मानने को जरा भी तैयार हों। मिस्टर ओलिवर और दोनों पर्सनल बॉडीगार्ड यानी कि युवाना और आर्य तीनों ही चुपचाप बैठे कभी उन सभी की शक्लों को देखते तो कभी एक दूसरों को। वही सबसे ज्यादा मिस्टर ओलिवर इस बात को नोटिस करने में लगे हुए थे कि कैसे प्यार से युवाना एरिक को और आर्य जैक को देखे जा रही हैं और उनके दोनों नालायक बेटे भी बार बार घूम घूम कर उनको ही देख रहे थे। मिस्टर ओलिवर के चेहरे पर पहले तो एक स्टेट स्माइल थी पर अब एक शैतानी लुक आ चुका था उनके चेहरे पर और इसी के चलते उन्होंने पहले तो चुपके से साइड से युवाना और फिर आर्य की फोटो खींच ली और फिर युवाना की फोटो को अपने फैमिली ग्रुप में भेज दी और आर्य की फोटो अपने जिगरी यार मिस्टर स्मिथ को भेज दी। और दोनों फोटो पर ये टैग था, मे बी अ न्यू फैमिली मेंबर सून दिल, और साथ में एक और लाइन और थी, लव इन दी एयर करके पोस्ट सेंड कर दी। और फिर एक शरारती मुस्कान लिए उन बिचरों को देखने लगे जिनकी हालत उन्हें अभी से ही छिले हुए मुर्गे जैसी लग रही थी। आगे होने वाले ड्रामे को सोच वो मन ही मन बड़े हंस रहे थे। तभी एरिक मजबूरी में मुंह बनाकर अपने डैड से हेल्प मांगी। वैसे तो उनका कोई मूड नहीं था पहले इस मामले में कुछ बोलने को, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें युवाना और आर्य के कौशल पर कोई डाउट था। अरे ये तो वही थे जिन्होंने खुद युवाना और आर्य को चुना था अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, तो उन्हें उनकी ताकत पर कोई शक नहीं था। और फिर एक हफ्ते पहले तो सभी ने उन दोनों की कौशलता देख ही ली थी पर तभी एक बात ने उनके दिमाग में हिट किया, अरे अगर उनके नालायक बेटे जो 25 की उम्र तक भी अखंड सिंगल थे अपने प्रोफेशन और करियर की वजह से वो अब अपने करियर में अच्छी तरह सेटल होने के बाद अब कहीं जाकर तो उन्हें उनके मिंगल होने के कुछ चांसेस दिख रहे थे।
वो ऐसे कैसे उन्हें बंद ही रहने दे सकते थे एक ही जगह पर ऐसे समय में? अगर एक साथ घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो एक दूसरे के पास कैसे आएंगे? बस फिर क्या शुरू हो गए वो मिस्टर रिचर्ड को अपनी बातों से कन्विंस करने में। यार कैसी बातें कर रहा है तू? हम सिर्फ एक ऐसे डर से डरकर क्या बिल्कुल ही अपनी लाइफ को पैक कर ले? वो भी उस डर के लिए जिस डर का जीता जागता सबूत एक नहीं दो दो हमारे सामने है। अब अगर पिछले हफ्ते के इंसिडेंट्स के बाद भी अगर हमें इतनी बोलने की जरूरत है तो फिर मैं क्या ही कहूँ। मुझे इनकी कालियात पूरा विश्वास है कि जब तक एम्स युवाना सिंह और एम्स आर्य रॉय मेरे बच्चों के आसपास है तब तक उन्हें एक खरोच भी नहीं आ सकती। इतना बोल उन्होंने गर्व से मुड़कर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, बोलो क्या मेरे साथ ये सभी खासकर के मिस्टर रिचर्ड आप दोनों के कंधों पर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं? क्या हम भी फजूल की इनकी चिंता छोड़ इन्हें खुलकर जीने की पूरी छूट दे सकते हैं? ये बात उन्होंने बहुत ही उम्मीद के साथ पूछी थी। तो वही युवाना और आर्य ने भी बहुत ही प्रोफेशनली उन्हें और बाकी सभी को एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हम आप सभी में किसी को भी निराश नहीं करेंगे। हम भारत देश से हैं। हमारे यहाँ जवान जब एक बार ड्यूटी पर चला जाता है तो अपने फर्ज को निभाने में वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। हम भी कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। आप बेफिक्र रहे, आज से हम इन सब की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। आप इन्हें बाहर घूमने की आज़ादी हमारे भरोसे दे सकते हैं मिस्टर रिचर्ड। तो वही युवाना और आर्य ने भी बहुत ही प्रोफेशनली उन्हें और बाकी सभी को एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हम आप सभी में किसी को भी निराश नहीं करेंगे। हम भारत देश से हैं। हमारे यहाँ जवान जब एक बार ड्यूटी पर चला जाता है तो अपने फर्ज को निभाने में वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। हम भी कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। आप बेफिक्र रहे, आज से हम इन सब की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। आप इन्हें बाहर घूमने की आज़ादी हमारे भरोसे दे सकते हैं मिस्टर रिचर्ड। युवाना के इतने आत्मविश्वास के साथ भरोसा दिलाने पर और बाकी सभी का उन्हीं को बुरी तरह से घूर कर देखने की वजह से वो एक लंबी सांस छोड़कर सभी से बोले, और गाइस, एज यू ऑल लाइक इट। उनके इतना बोलते ही युवाना और मिस्टर रिचर्ड को छोड़कर सभी एक साथ खुशी से चिल्लाए। एक बार को तो युवाना भी इस अचानक हुए हमले से हिल गई थी, पर बाद में उसे उन सभी की इतनी एक्साइटमेंट देखकर हंसी आ गई तो वो हल्के से हंसने लगी। और सिवाय एरिक के किसी का भी ध्यान युवाना पर नहीं गया था, पर हमारे एरिक बाबू तो बैठे बैठे ही खो गए थे अपनी बॉडीगार्ड साहिब में। मगर किसी का ध्यान जाए या न जाए, मगर मिस्टर ओलिवर का पूरा ध्यान उन दोनों नए नए लीला मजनू पर ही था। थोड़ी समय बाद सभी मेंबर्स उन सभी को पर्सनली अलॉट किए गए डांस हॉल में अपने नए गाने के लिए जी तोड़ प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें लगातार डांस स्टेप की प्रैक्टिस करते हुए कुछ 1 घंटा हो चला था। वही कुछ गिने चुने बॉडीगार्ड और युवाना आर्य को छोड़ ज्यादा लोग नहीं थे वहां, सिवाय कुछ स्टाफ मेंबर्स और 2 कोरियोग्राफर के जो नए और इंटरेस्टिंग स्टेप क्रिएट करने में उन सभी की मदद कर रहे थे, जिनमें एक मेल और दूसरी फीमेल थी। वही उस फीमेल कोरियोग्राफर से आर्य को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि वो बार बार समझाने के बहाने बाकी सभी के साथ जैक को भी कुछ गलत तरीके से छू रही थी। हालांकि वो कुछ खास गलत नहीं थी, क्योंकि वो पूरी लगन से बिना किसी गलत इरादे के उन सभी को कभी पेट पर तो कभी गले पर तो कभी उनकी टांगों पर छूकर उनके सही स्टेप करने में मदद कर रही थी। पर बेचारी आर्य कहाँ समझती थी इतना कुछ। फिर अचानक कुछ सोचकर उसने जल्दी से युवाना की तरफ देखा, जो बिना किसी भाव के सिर्फ अपने एरिक को ही घूरे जा रही थी। उनकी शक्ल देख कोई ये नहीं बता सकता था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। आर्य को भी समझ नहीं आई तो वो इस बात से भी चिढ़ जाती है और बुरी तरह घुरकर जैक को देखती है। अभी उसे घूरते हुए ठीक से 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी एकदम से जैक ने उसे देखा। और फिर जो 30 सेकेंड का आई कांटेक्ट उनके बीच हुआ था, वही जैक को परेशान करने के लिए काफी था। पहले तो वो आर्य की उसके लिए दिखाई गई नाराजगी की वजह नहीं समझ पाया, पर जल्दी ही उसे सारा माजरा समझ आ गया था। अब जहां एक तरफ उसका दिल खुशी से झूल रहा था तो दूसरी तरफ उसे आर्य के गुस्से से भी डर लग रहा था। पर तभी आर्य के गुस्से को हवा देने का काम करती हुई कोई उस डांस हॉल के अंदर दाखिल हुई और आकर सीधा पहले एरिक से चिपकी, पर उसके करीब आते ही एरिक तुरंत युवाना के पास जाकर खड़ा हो गया था, जैसे उसके पीछे किसी ने कोई भूतनी छोड़ दी हो। वहां सबको इस हरकत की वजह पता थी, क्योंकि एरिक को ये सब हमेशा से ही किसी का उससे चिपकना पसंद नहीं था।
पर फिर भी वो लड़की सभी से मिलकर फिर जैक के गले पड़ी। बस यही था आर्या का ट्रिगर पॉइंट, और बस अब वो गुस्से में चिल्लाने ही वाली थी उस लड़की पर जो अभी भी किसी जो की तरह जैक से चिपकी हुई थी। हालांकि जैक अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने गले पड़ी इस जबरदस्ती की मुसीबत से किसी तरह छुटकारा पाए, और वो इस वक्त आर्या को और ज्यादा ट्रिगर नहीं करना चाहता था कि बाद में उसे ही पछताना पड़े। पर इससे पहले आर्या गुस्से में कुछ गलत कदम उठाती कि तभी युवाना ने उसका हाथ पकड़कर दबा दिया था और उसे अभी पूरी तरह शांत रहने का इशारा किया। तो न चाहते हुए भी आर्या को गुस्से और जलन का घूंट पीकर रहना पड़ा। उसकी सबसे ताकत युवाना थी तो अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी भी वही होती थी। वही जैक को परेशान देख प्रेम एकदम से उस लड़की यानी कि लिविना को पकड़कर उससे दूर करते हुए अपनी सारी बटीसी दिखाते हुए हिंदी में बोला, अरे रुक जा डायन, कहाँ घुसी जा रही है? इस आदमी से यूं चिपकने का हक सिर्फ मेरे छोटे हाथी का है। तो चुड़ैलों की तरह परेशान करना बंद करो और एक अच्छी नागिन की तरह चुपचाप से दूर खड़ी हो जाओ। इतना बोल प्रेम ने आर्य को आंख मार दी, जैसे बोल रहा हो, देखा मैंने कर दिया ना आपका काम, मेरे आलू दे दो। ग्रिन। वही पहले तो आर्य की आंखों में हैरानी दिखी, मगर फिर एक अलग ही चमक दिखी। जो उसके भाई ने आज उसके लिए किया था न, वो उसे कभी नहीं भुलाने वाली थी। उसने भी बदले में आंख मार दी। वही बेचारी लिविना और बाकी सभी को तो यही लगा था कि प्रेम ने कुछ अच्छा ही बोल होगा, क्योंकि ये सब उसने हंसते मुस्कुराते हुए बोली थी। पर कुछ इंडियन स्टाफ भी थे वहां पर जो कि आराम से सारा मतलब समझ भी रहे थे और मुंह छुपाकर हंस भी रहे थे। अब उन दोनों ने ही एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर अपने सामने खड़ी चमक छल्लों को सबक सिखाने का खतरनाक प्लान चलने लगा उन दोनों के दिमाग में। वही बेचारी लुई और बाकी सभी को तो यही लगा था कि प्रेम ने कुछ अच्छा ही बोल होगा, क्योंकि ये सब उसने हंसते मुस्कुराते हुए बोली थी। पर कुछ इंडियन स्टाफ भी थे वहां पर जो कि आराम से सारा मतलब समझ भी रहे थे और मुंह छुपाकर हंस भी रहे थे। अब उन दोनों ने ही एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर अपने सामने खड़ी चमक छल्लों को सबक सिखाने का खतरनाक प्लान चलने लगा उन दोनों के दिमाग में। वही किम मुंह बनाकर प्रेम और मैरी से बोला, यार पिछली बार कितनी बेइज्जती करके आर्यसिस ने इस लुई की बच्ची को घर से निकाला था, पर फिर भी ये फिर से उनके सामने आकर सभी से चिपकने लगी है। मुझे तो आर्यसिस से ज्यादा युवाना सिस की चुप्पी से डर लग रहा है, क्योंकि आर्यसिस तो अपने मन की बात को एक्सप्रेस भी कर रही है अपने एक्सप्रेशन के जरिए, पर युवाना सिस तो बिल्कुल शांत बैठी हुई है यार। तो किम की हाँ में हाँ मिलाते हुए मैरी बोली, सही कहा तुमने। मुझे खुद सिस की ये जानलेवा चुप्पी आने वाले तूफान के पहले की शांति जैसी लग रही है। तो प्रेम भी बड़े एक्साइटेडली उन दोनों से बोला, पता नहीं क्यों पर अचानक ही मुझे बड़ा थ्रिल सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ तो अलग नया और अच्छा देखने को मिलने वाला है। उन तीनों को यूं खुसुर पुसुर करते देख पाक ने उन्हें तुरंत आंखें दिखाकर चुप रहने को कहा। तो प्रेम मुंह बनाकर किम से बोला, यार ये बंदा सिर्फ तेरे जैसा दिखता ही है, बाकी हरकतें पूरी हिटलर पर गई है। जब देखो तब डांटता रहता है। उद्धरण चिन्ह। तो पहले तो वो दोनों प्रेम की बात पर उसे घूरते हैं, पर फिर तीनों ही साथ में धीरे धीरे हंसने लगते हैं, पर तभी उनका ध्यान उन्हीं को घूरती दो जोड़ी आंखों जाता है, तो वो तीनों जल्दी से बिल्कुल नॉर्मल होकर सीरियसली होकर सामने देखने लगते हैं, क्योंकि अब किम के साथ जैक भी उन्हें ही घूर रहा था। तभी लुई अपनी कंघियों से युवाना और खासकर के आर्य को घूरते हुए बिल्कुल किसी मीठी चाशनी सी बोली, ओ जैक बेबी, मैंने तुम सभी को खासकर के एरिक और जैक को बहुत ज्यादा मिस किया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी जब पिछले हफ्ते तुम दोनों पर जानलेवा हमला हुआ था। आर्य को बुरी तरह घूरते हुए, पर क्योंकि पिछली बार तुम्हारी बॉडीगार्ड ने मुझे तुरंत घर से बाहर कर दिया था और बाकी बॉडीगार्डन को भी बोल दिया था कि मुझे दोबारा अंदर न आने दे, इसलिए मैं तुम लोगों को चाहते हुए भी देखने नहीं आ पाई। उसने लास्ट में ऐसे दिखाया जैसे वो कितनी दुखी हो इस बात से, और उसने सभी के सामने इस तरह इस बात को बोला जैसे आर्य कितनी गंदी थी कि या कितनी एटीट्यूड वाली थी, या वो अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाने वालों में से थी। और ऐसी ही बातें सभी स्टाफ के मन में भी आई, और मेंबर्स को भी लुई की ये घटिया कोशिश समझ आ गई। इसीलिए जैक थोड़े गुस्से से कुछ रूड होकर लुई को आईना दिखाते हुए बोला, तो इसमें गलत ही क्या किया उसने? हम सभी पर जानलेवा हमले हो रहे थे जो उस दिन भी हुआ था, और तुम बिना किसी चेकिंग के इतनी कैजुअली हमारे घर में घुस आई थी।
ऐसे तो कल को कोई भी इंसान ये बोलकर घर में घुस सकता है कि हम तो कंपनी से हैं और हमें घर में आकर भी आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। जैक की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए एरिक एक व्यंग के साथ बोला, वैसे भी कंपनी का फेक कार्ड बनवा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मिस्टर रिचर्ड ने खुद ही उस सुबह युवाना को कॉल करके बोला था कि किसी भी इंसान को तब तक अंदर नहीं लेना जब तक आप खुद उसे जानते पहचानते न हो, और चाहे वो खुद को कंपनी से ही क्यों न बताए। अब वहाँ सभी लुई को घूर रहे थे कि आखिर ये गई ही क्यों थी उनके आइडल के घर पर। किसी कंपनी के काम का तो सवाल ही नहीं उठता, आखिर वो सभी उस दिन आ तो कंपनी ही रहे थे। फिर किस मतलब से वो गई थी और किस हक से अभी वो यहाँ सिंपैथी बड़ी बातें कर रही थी, जैसे पता नहीं उसके साथ कितना गलत किया गया हो। क्या इस बेवकूफ को अपनी गलती का अंदेशा भी था कि उसकी वजह से उन सभी पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती थी। सभी को खुद को यूं किसी बेवकूफ की नजर से देखने से लुई को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, पर तभी प्रेम भी उसके मजे लेते हुए बोला, और तुमने कितना मिस किया हम सभी को कि आज इतना ज्यादा फाउंडेशन पोत लिया कि मेरे ब्रो जैक की ब्लैक टी शर्ट को काले से सफेद ही कर दिया। सो डेडिकेटेड यार। इतना बोल वो हंस दिया तो बाकी सबका ध्यान भी जैक के सीने की तरफ चला गया, जहां लुई के उसके ऊपर चढ़ाई करने के पूरे सबूत मौजूद थे। और प्रेम के बोलने के तरीके पर सभी हंसने लगे। युवाना तक हंसने लगी थी, पर वो प्रेम को नहीं आर्य को देखकर हंस रही थी, क्योंकि वो तो प्रेम के नोटिस करने से भी पहले से ही उस जगह को घूर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा, जलन, नाराजगी सब साफ देखी जा सकती थी। वही आर्य के रिएक्शन को देखकर बेचारे जैक को घबराहट होने लगी। वो कुछ बोलता कि तभी आर्य एकदम से उसके पास आए और सबके सामने उसके हाथ को पकड़कर उसे वही के चेंजिंग रूम में ले गई। और जैक ने भी कोई बकवास करने की कोशिश नहीं की, वो चुपचाप से उसके पीछे चला गया। वही सभी बस देखते रह गए। क्या ये वही जैक था जिसे लड़कियों से दूर रहना ही पसंद था? कोई उस पर बेवजह हक जताए, उसे अपने तरीके से चलने को बोले तो वो सबसे ज्यादा छोड़ता था। पर अब किसी अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप निकल गया अपनी बॉडीगार्ड के पीछे। यहाँ जिसे पीछे होना था वो आगे थी, और जिसे आगे वो उसके पीछे था, वो भी घबराए हुए चेहरे के साथ डरते हुए। अपनी इतनी बेइज्जती और सभी से बुरी तरह इग्नोर होने के बाद लुई तो फिर से गुस्से में अपना पैर पटकते हुए चली गई वहां से। वो जो कुछ भी सोचकर आई थी वैसा तो कुछ हुआ नहीं, जबकि कितने लोगों के सामने उसकी झंड और हो गई थी। तो वो बुरी तरह तिलमिलाकर वहां से गुस्से में चली गई। वही सभी की नजरें अब सिर्फ उस चेंजिंग रूम के बंद दरवाजे पर ही अटकी हुई थी। पूरे डांस हॉल में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वही उसके अंदर का माहौल अजीब था, क्योंकि जैक आर्य से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता तो अगले ही पल चुप हो जाता, क्योंकि जिस तरीके से आर्य चुप्पी साधे हुए कभी कुछ पटक कर रख रही थी तो कभी कुछ फेंक रही थी, उससे उसके अंदर भरा गुस्सा साफ महसूस हो रहा था जैक को। आज उसे जितनी नर्वसनेस हो रही थी आर्य से बात करने में, उतनी पूरी लाइफ में नहीं हुई थी। आर्य ने जल्दी से कबाड़ से एक वाइट टी शर्ट निकाली और जैक को हाथ में पकड़ा कर खुद पीछे को घूम गई और हाथों को अपने सीने पर बांध लिया। तो जैक ने भी जल्दी से चेंज कर लिया, तो आर्य पीछे पलटकर जल्दी से उसके हाथ से उस ब्लैक टी शर्ट को लेकर बुरी तरह से उसके हाथों से उसे फाड़कर वही डस्टबिन में फेंक कर बाहर आ गई। वही बेचारा जैक बस डस्टबिन में पड़ी उस फटी टी शर्ट को देखता रह गया, और फिर वो भी ऊपर भगवान को देख याद करके बाहर आ गया। और फिर कुछ और घंटे के डांस प्रैक्टिस के बाद वो सभी वापस घर लौट आए। पर इन सभी में आर्य ने अभी तक जैक से कुछ नहीं बोल था, न ही उसके किसी सवाल का जवाब दिया था, जिससे जैक बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपनी बात आर्य के सामने रखे।